हम अभी विद्युत विभव और विभवांतर के बारे में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं अच्छे से। अब हमको पढ़ना है समविभव पृष्ठ यानी इक्वी पोटेंशियल सरफेस, विद्युत वाहक बल यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विभवांतर तथा विद्युत वाहक बल में अंतर, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, ये दो प्रकार के हैं, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। दूसरा है यहाँ पे कूलाम का नियम हमको पढ़ना है। यहाँ पे चालक, अचालक या रोधक, अमीटर और वोल्टमीटर में अंतर, धारामापी, विद्युत धारा और चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, ये टॉपिक्स हमको अभी कवर करना है। समविभव पृष्ठ हम देखते हैं। विभव के बारे में हम जान चुके हैं, तो हम इसके बारे में अब देखेंगे समविभव के बारे में। इक्वी पोटेंशियल सरफेस ये क्या होता है? ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। ये नाम से स्पष्ट है, ठीक है। समविभव पृष्ठ यानी ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान हो समविभव पृष्ठ कहलाएगा। और समविभव पृष्ठ एवं बल रेखाओं के मध्य, इस वाले चित्र में देखिए, ये समविभव पृष्ठ है। यहाँ पे ये जो सर्कल के फॉर्म में बने हुए हैं ये है समविभव पृष्ठ, ये गोल गोल जो बने हुए समविभव पृष्ठ है। और ये बल रेखाएं हैं, ठीक है। ये आवेश Q है, Q आवेश है, यहाँ पे धन आवेश है, और ये बल रेखाएं हैं, ठीक है। ये बल रेखाएं, ये जो है ये बल रेखाएं जो है, ठीक है। इसमें समविभव पृष्ठ एवं बल रेखाओं के मध्य में 90 अंश का कोण बनता है। समविभव पृष्ठ और बल रेखाओं के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा? 90 अंश का, ठीक। विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसके बारे में हम जानेंगे। किसी विद्युत ऊर्जा उत्पादक यंत्र, ठीक है, कोई भी विद्युत ऊर्जा उत्पादक यंत्र यानी जिससे भी ऊर्जा उत्पन्न होती है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसके द्वारा उत्पन्न किया गया ऐसा बल, कोई भी विद्युत ऊर्जा उत्पादक यंत्र द्वारा उत्पन्न किया गया ऐसा बल जिसके कारण चालक या परिपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, ठीक है। चालक या परिपथ में किसका प्रवाह होगा? उसके कारण इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। तो यहाँ पे ये विद्युत वाहक बल कहलाएगा, ठीक है। आगे समझ में, ये जो बल क्या कहलाएगा? विद्युत वाहक बल। इसका मात्रक वोल्ट अथवा जूल प्रति कूलाम है। क्या है? वोल्ट है और जूल प्रति कूलाम है, ठीक है। वोल्ट या फिर क्या है? जूल प्रति कूलाम। यदि किसी परिपथ में एक कूलाम, यदि किसी, ये कंडीशन है, स्पेशल कंडीशन है, यदि किसी परिपथ में एक कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर सेल द्वारा 1 जूल ऊर्जा दी जाए, यदि किसी परिपथ में एक कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर सेल द्वारा 1 जूल ऊर्जा दी जाए तो सेल के विद्युत वाहक बल का मान 1 वोल्ट होगा। ये 1 वोल्ट की परिभाषा है यहाँ पे, ठीक है। 1 वोल्ट विद्युत वाहक बल की परिभाषा क्या है? यदि किसी परिपथ में एक कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर सेल द्वारा 1 जूल ऊर्जा दी जाए तो सेल के विद्युत वाहक बल का मान 1 वोल्ट होगा, ठीक है। यदि आवेश Q है और ऊर्जा यहाँ पे W मान के चल रहा है, ठीक है। यदि आवेश Q है और ऊर्जा W है तो विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? E बराबर W/Q, ठीक है। यानी यहाँ पे आवेश, बट यहाँ पे क्या है? ई का मान है विद्युत वाहक बल, और यहाँ पे हो जाएगा ऊर्जा बटे आवेश, ठीक है। ये इसका बेसिक फॉर्मूला है, ऊर्जा बटे आवेश। यहाँ पे ऊर्जा को आप जो भी लेते रहिए, आवेश को आप जो भी लेते रहिए, लेकिन यहाँ पे हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? W और Q। ऊर्जा को W ले रहे हैं और यहाँ पे आवेश को हम Q ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला है E बराबर ऊर्जा बटे आवेश, ठीक। यहाँ पे सेल के विद्युत वाहक बल हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे विद्युत वाहक बल ये कंसेप्ट यहाँ पे आया है, तो हम विभिन्न प्रकार के सेल में विद्युत वाहक बल के बारे में देखेंगे। हालांकि अभी हमको सेल के बारे में पढ़ना है, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, और इसमें जो अन्य प्रकार के जो इसके टाइप है, अन्य प्रकार के जो सेल है वो हमको पढ़ना है, लेकिन हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे विद्युत वाहक बल आया है तो हम इसके कारण यहाँ पे विद्युत ये जो सेल है इनके प्रकार में जो विद्युत वाहक बल दिए गए हैं वो पढ़ रहे हैं, ठीक। वोल्टीय और डेनियल सेल, इसका विद्युत वाहक बल होता है 1.08 वोल्ट। शुष्क और लैप्लांसे सेल, इसका विद्युत वाहक बल है 1.50 वोल्ट। शीशा संचायक सेल है, इसका विद्युत वाहक बल है 2.00 वोल्ट। चौथा है 6 सेल वाली कार की बैटरी, इसका विद्युत वाहक बल होता है 1.05 वोल्ट, ठीक है। ये विभिन्न प्रकार के सेलों के विद्युत वाहक बल हमने देखे। शुष्क सेल यानी कि जो हम घड़ी में यूज़ करते हैं, ये नॉर्मल तौर पे हम जो यूज़ करते हैं घड़ियों में, ठीक है, जो हम
टॉर्च वगैरह में, ये सारे जो यूज़ करते हैं वो शुष्क सेल कहलाते हैं। और सेल के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो ये बाकी के जो प्रकार है उनके बारे में और हम विस्तार से जानेंगे। अब हम विभवांतर और विद्युत वाहक बल, ये दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बारे में जो अंतर है, इन दोनों में जो अंतर है वो यहाँ पे टेबल में पॉइंट्स के फॉर्म पे दिए गए हैं, इसको मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, तो ये आपको यदि इनमें अंतर आ जाए तो आपको लिखने के काम में आएगा। ठीक, और यहाँ पे एक प्रकार से समरी भी है। ठीक है, विद्युत विभवांतर और विद्युत वाहक बल की समरी भी आप इसे लेकर चलिए। ठीक, विभवांतर और विद्युत वाहक बल। विभवांतर किसी बंद परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के विभवों का अंतर कम होता है। ठीक है, किसी बंद परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के विभवों का अंतर कम होता है। यदि हम विद्युत वाहक बल की बात करें तो यह खुले विद्युत परिपथ में सेल के दो ध्रुवों के मध्य अधिकतम विभवांतर है। क्या है? यह खुले विद्युत परिपथ में, ठीक है, खुला है, जो विद्युत परिपथ खुला रहेगा उसमें सेल के दो ध्रुवों के मध्य अधिकतम विभवांतर है। और जो विभवांतर के बारे में और देखेंगे तो यह किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य के प्रतिरोध के समानुपाती होता है। और विद्युत वाहक बल यह परिपथ के प्रतिरोध से स्वतंत्र होता है। यदि विद्युत वाहक बल के संबंध में यह जाए कि क्या इसमें प्रतिरोध का कोई फर्क पड़ता है, तो ये इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। यह परिपथ के प्रतिरोध से स्वतंत्र होता है। लेकिन विभवांतर की बात करें तो यह किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य के प्रतिरोध के समानुपाती होता है। अगले पॉइंट है विभवांतर के बारे में। परिपथ समाप्त होने पर बिंदुओं के मध्य विभवांतर शून्य होता है। जबकि विद्युत वाहक बल के बारे में देखें तो परिपथ समाप्त होने पर भी विद्युत वाहक बल विद्यमान रहता है। ठीक, ये इसमें अंतर है। दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल से कम होगा। दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल से कम होता है। और जबकि हम विद्युत वाहक बल की बात करें तो विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर के बराबर अथवा अधिक होगा। विभवांतर के बराबर होगा या इससे अधिक होगा। विभवांतर के बारे में, विभवांतर विद्युत वाहक बल के कारण ही उत्पन्न होता है, अतः यह एक परिणाम है। ठीक है, जो विभवांतर है विद्युत वाहक बल के कारण ही उत्पन्न होगा, इसीलिए यह एक परिणाम है। और विद्युत वाहक बल के कारण विभवांतर उत्पन्न होता है। किसके कारण? विद्युत वाहक बल के कारण ही विभवांतर उत्पन्न होता है, इसलिए यह एक कारण है। क्या है? कारण। ठीक है, आई होप आपको इसमें अंतर समझ में आ गया होगा। 5.5 अंतर मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब हम पढ़ते हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? किसी चालक में समय के सापेक्ष विद्युत आवेश के प्रवाह की दर, किसी भी चालक में, ठीक, कोई भी चालक हो सकता है, कोई भी धातु हो सकती है या कोई भी चालक हो सकता है, इसमें समय के सापेक्ष, ठीक है, समय यहाँ पे ध्यान रखिए, समय के सापेक्ष विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और धारा, और यहाँ पे धारा बराबर होता है आवेश बटे समय, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक, धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा ही विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा मानी जाती है। यहाँ पे देखिए, इस वाले चित्र में देखिए, ये कोई परिपथ है। ठीक है, यहाँ पे परिपथ में ये है कोई बैटरी, ये धन आवेश और ये ऋण आवेश। ठीक, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा ये है। ठीक है, ये इस साइड में इलेक्ट्रॉन प्रभावित हो रहा है, इस साइड में इलेक्ट्रॉन प्रभावित हो रहा है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर है, इस साइड में। लेकिन जब हम बात करें फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट, यानी विद्युत धारा की दिशा किधर होगी, तो विद्युत धारा की दिशा होगी इधर, अपोजिट में, इधर से इधर। ठीक है, इधर होगी, विद्युत धारा की दिशा होगी इधर। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि विद्युत धारा है, धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा को ही विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। धनात्मक आवेश जिस तरफ प्रभावित होगा उसी को विद्युत धारा की दिशा मानी जाएगी, विद्युत धारा प्रवाह की दिशा मानी जाती है। सामान्यतः विद्युत धारा एकांक समय, यदि हम नॉर्मल तरीके से बात करें तो सामान्यतः क्या होगा, विद्युत धारा एकांक समय यानी 1 सेकंड में, एकांक समय होता है 1 सेकंड, 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश के परिमाण को व्यक्त करती है। क्या करती है? 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश के परिमाण को व्यक्त करती है। इसका मात्रक एम्पियर है और जिसे अमीटर द्वारा मापा जाता है।
किसके द्वारा मापा जाता है विद्युत धारा को? अमीटर। ठीक है। इसकी प्रकृति की हम बात करें तो इसमें परिमाण तथा धारा दोनों होती है, फिर भी यह एक अदिश राशि है। ठीक है, फिर भी एक कौन सी राशि है? अदिश राशि है। और यहाँ पे ठोस चालक इलेक्ट्रॉनों के द्वारा विद्युत धारा का प्रवहन करते हैं। जो ठोस चालक जो रहते हैं इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनों के द्वारा विद्युत धारा का वहन करते हैं, जबकि द्रव चालक आयनों के साथ इलेक्ट्रॉनों द्वारा विद्युत का वहन या विद्युत का प्रवाह यहाँ पे करते हैं। ठीक है, विद्युत का वहन यहाँ पे करते हैं। यदि ठोस चालक के बारे में पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा विद्युत का वहन करते हैं, और यदि द्रव चालकों के बारे में पूछा जाए तो ये आयनों के द्वारा यहाँ पे विद्युत धारा का वहन करते हैं, आयनों के साथ में इलेक्ट्रॉन द्वारा। ठीक है, आयनों के साथ इलेक्ट्रॉन द्वारा विद्युत धारा का वहन करते हैं। और यदि 1 एम्पियर की परिभाषा यहाँ पे देखी जाए, 1 एम्पियर की परिभाषा यहाँ पे देखी जाए तो 1 एम्पियर उस विद्युत धारा के बराबर होती है। 1 एम्पियर उस विद्युत धारा के बराबर होती है जो किसी चालक के परिच्छेद में प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश प्रभावित करने पर उत्पन्न होती है। ये वैज्ञानिक परिभाषा है, इसको याद रखना होगा। 1 एम्पियर की परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है, 1 एम्पियर की परिभाषा बताइए, या फिर एक एम्पियर कितना होता है, या 1 एम्पियर क्या होता है। ये यदि आपसे क्वेश्चन आ जाए तो आप ये लिखेंगे 1 एम्पियर उस विद्युत धारा के बराबर होती है जो किसी चालक के परिच्छेद में प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर उत्पन्न होती है। और 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि पूछी जाए तो 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.25 गुणित 10 की घात 18। ठीक है, कितनी होती है? 6.25 गुणित 10 की घात 18 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक एसी करंट होता है और डीसी करंट। एसी करंट यानी अल्टरनेटिव करंट, जिसको हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। इसकी परिभाषा हम देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा उस धारा को कहते हैं जिसकी किसी विद्युत परिपथ में परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ आवर्ती रूप से निरंतर बदलते रहते हैं। ठीक है, क्या क्या बदलते हैं? परिमाण और दिशा समय के साथ आवर्ती रूप से निरंतर बदलते रहते हैं। उस विद्युत धारा को हम बोलेंगे प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिव करंट, या फिर इसको एसी बोलेंगे। ठीक है, एसी। धारा का यह रूप विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को दर्शाता है। जो प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वो ऊष्मीय प्रभाव को दर्शाती है। ठीक है, विद्युत धारा की ऊष्मीय प्रभाव को दर्शाएगी। और जनरेटर से उत्पन्न जो धारा होती है वो प्रत्यावर्ती धारा होती है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए हमें एक यंत्र का उपयोग करना पड़ता है, और वो यंत्र का नाम है दिष्टकारी। ठीक है, दिष्टकारी या रेक्टिफायर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। भारत में प्रयुक्त प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति की बात करें तो ये होती है 50 हर्ट्ज। इसका मतलब क्या होता है? यानी 1 सेकंड में 50 बार अपनी दिशा बदलते रहती है। ठीक है, ये 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है? ये विद्युत धारा 1 सेकंड में 50 बार अपनी दिशा बदलते रहती है। यहाँ पे देखिए प्रत्यावर्ती धारा धारा परिमाण और दिशा समय के साथ बदल रही है। ठीक है, ये दिशा यहाँ पे बदल रही है इसकी, और परिमाण भी बदल रहा है समय के साथ। यहाँ पे दिशा और परिमाण समय के साथ बदल रहा है, और कैसे बदल रहा है? आवर्ती रूप में निरंतर बदल रहा है। ठीक, तो ये चित्र है प्रत्यावर्ती धारा का। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह का। दिष्ट धारा के बारे में बात करते हैं। दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट। ठीक है, ये क्या होती है? इसकी परिभाषा हम देखते हैं। ऐसी विद्युत धारा जिसका परिमाण एवं दिशा, यहाँ पे भी परिमाण, वहां पे भी परिमाण और दिशा की बात हो रही थी। परिमाण और दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है, ऐसी विद्युत धारा जिसका परिमाण एवं दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है दिष्ट धारा कहलाती है। बिल्कुल अपोजिट किसके? अल्टरनेटिव करंट के। वहां पे क्या हो रहा था? परिमाण और दिशा समय के साथ आवर्ती रूप से निरंतर बदल रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? परिमाण और दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रहा है, और इसे हम बोलेंगे दिष्ट धारा। ऐसी विद्युत धारा को बोलेंगे दिष्ट धारा। उदाहरण के लिए बैटरी, सेल तथा डायनेमो से प्रभावित होने वाली धारा। ठीक, और धारा का यह रूप विद्युत धारा की ऊष्मीय, रासायनिक और चुंबकीय, कौन कौन से? ऊष्मीय, रासायनिक और चुंबकीय तीनों प्रभावों को ये प्रदर्शित करता है। जहाँ पे जो प्रत्यावर्ती धारा थी वो सिर्फ किसको दर्शा रही थी? ऊष्मीय प्रभाव को, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को ये दर्शा रही थी। दिष्ट धारा
के का जो फ्लो का जो चित्र है वो ये देखते हैं यहाँ पे, ये विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंसिस्टेंसी की लाइन है, ठीक है, ये है स्थिरता की लाइन है, ठीक। तो यहाँ पे इसको हम एक स्थिर धारा के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या नहीं हो रहा है, परिमाण और दिशा समय के साथ नहीं बदल रही है, ठीक है। परिमाण और दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रही है, इसको हम बोलेंगे दिष्ट धारा। दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर हम देखते हैं, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा समय के साथ परिमाण और दिशा दोनों बदलती है, इस वाले चित्र में हम देख लिए। और यहाँ पे समय के साथ परिमाण और दिशा नहीं बदल रही है। और दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए, यानी एसी करंट है उसको डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, यानी प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए दिष्टकारी का यूज करते हैं। जो डिवाइस यूज होती है उसको बोलते हैं दिष्टकारी या रेक्टिफायर, ठीक है, रेक्टिफायर बोलते हैं उसको, ठीक। और इसको यदि डीसी को एसी में कन्वर्ट करना है तो डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए हम इन्वर्टर का यूज करते हैं, इन्वर्टर का, ठीक। जो प्रत्यावर्ती धारा है केवल ऊष्मीय प्रभाव को दर्शाती है, लेकिन जो दिष्ट धारा है ऊष्मीय, रासायनिक और चुंबकीय तीनों प्रभाव को ये दर्शाती है। इसका प्रतीक ये होता है, ठीक। इसका प्रतीक यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये प्रतीक है प्रत्यावर्ती धारा का। और दिष्ट धारा का प्रतीक है ये प्लस और माइनस, ठीक। ये होता है दिष्ट धारा का प्रतीक। और इसमें अंतर हम देख लेते हैं। यह धारा समय के साथ आवर्ती रूप से परिवर्तन होती है। घरों में प्रयुक्त होने वाली प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज तक होती है। प्रत्यावर्ती धारा के बारे में हम बात करते हैं। इसी हम दिष्ट धारा के बारे में बात करें तो यह धारा समय के साथ साथ आवर्ती रूप से परिवर्तित नहीं होती है। इस धारा की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी शून्य होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी शून्य होती है दिष्ट धारा की। ट्रांसफार्मर के द्वारा दूरस्थ स्थानों पर प्रत्यावर्ती धारा का संचरण सरल एवं सस्ता है, लेकिन दिष्ट धारा की बात करें तो दूरस्थ स्थानों पर दिष्ट धारा का संचरण जटिल और बहुत ही महंगा है। ट्रांसफार्मर द्वारा इसकी वोल्टता घटाई या बढ़ाई जा सकती है। दिष्ट धारा की बात करें तो ट्रांसफार्मर पर इसका कोई नियंत्रण नहीं होता है। यहाँ पे हम जब यहाँ पे स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे तब इसके बारे में आपको पता चलेगा, ठीक है, कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर द्वारा इसकी वोल्टता घटाई और बढ़ाई कैसे जाती है। ये हम स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हम देखेंगे। इसके संचरण में ऊर्जा की हानि कम होती है, लेकिन दिष्ट धारा में इसके संचरण में ऊर्जा की हानि अधिक होती है। इसे शोक कुंडली द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसमें ऊर्जा की हानि कम होती है। शोक कुंडली द्वारा इसे नियंत्रित किया जाता है, इसमें ऊर्जा की हानि कम होती है। लेकिन हम दिष्ट धारा की बात करें तो इसमें ओमीय प्रतिरोध के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसमें ऊर्जा की हानि अत्यधिक होती है, ठीक। इसके जनित्र तथा मोटर अधिक शक्तिशाली एवं सुविधाजनक होते हैं। लेकिन हम दिष्ट धारा की बात करें तो इसके जनित्र तथा मोटर प्रत्यावर्ती धारा के जनित्र एवं मोटर की तुलना में कम शक्तिशाली और कम सुविधाजनक होते हैं। यह धारा मनुष्य को आकर्षित करती है, प्रत्यावर्ती धारा, और यह धारा मनुष्य को प्रतिकर्षित करती है, जो डीसी धारा होती है। कूलाम का नियम, कूलाम के नियम के अनुसार, ये कूलाम का नियम कहाँ लगता है, आवेशों के मध्य लगता है, ठीक है। मान लीजिए ये पॉइंट है ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए पर जो आवेश है वो Q1 है, पॉइंट बी पर आवेश Q2 है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, R। इनके बीच की दूरी है R। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, दो आवेशों Q1 और Q2 के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, इन दोनों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल यानी F उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये देखिए, आवेश के गुणनफल के समानुपाती ये हो गया, ठीक है, तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके मध्य की दूरी r है, r तो यहाँ पे है, तो उनके मध्य की दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी 1/r²। तो ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा
नहीं, F पहले समानुपाती होगा, F समानुपाती, ये वाली कंडीशन बनी, F समानुपाती होगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से F समानुपाती हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा F बराबर, ये आपको समझ में आ रहा है ना कि ये कैसे हो रहा है। यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को हम मिलाएंगे तो F बराबर हो गया Q1 Q2, और यहाँ पे 1 अपॉन आर स्क्वायर है। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, इधर पे Q1 Q2 गुणा 1 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये इस प्रकार से लिए गए समीकरण 1 और 2 से। तो यहाँ पे आर स्क्वायर हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया, आर स्क्वायर 1 को हटा दिया, मतलब हटाया नहीं, वो 1 का मल्टीपल वहाँ पे हो गया है, 1 का मल्टीपल हो गया तो Q1 Q2 आएगा अपॉन यहाँ पे आर स्क्वायर हो गया। ठीक, यहाँ पे अब देखिए समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आता है, यहाँ पे नियतांक आया K, और फिर क्या हो गया Q1 अपॉन Q1 इंटू Q2, Q1 गुणा Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आया इसका कूलॉम के नियम का। ठीक है, कूलॉम के नियम के अनुसार जो दो आवेशों के मध्य जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है उसका फॉर्मूला ये है, उसका सूत्र ये है। ठीक, यहाँ पे K क्या है, K एक नियतांक है, इसका मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, तथा मान होता है 9 गुणित 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर गुणित कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, इसका मान कितना होता है 9 गुणित 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर गुणित कूलॉम स्क्वायर, इसका मान होता है किसका, K का। ठीक, K का मान पूछा जा सकता है। अब पढ़ते हैं चालक यानी कंडक्टर। ऐसे पदार्थ जिनसे विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रवाह सरलता से होता है। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनसे विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से होता है चालक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थों में प्रोटॉनों की तुलना में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, यहाँ पे प्रोटॉनों की तुलना में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। पदार्थ में देखिए क्या क्या होते हैं पदार्थ, या फिर यहाँ पे देखिए परमाणु के संदर्भ में यहाँ पे देखते हैं, ये परमाणु है, परमाणु की संरचना कोई। ठीक है, तो यहाँ पे एक मिनट रुकिए, ये ठीक है, यहाँ पे है क्या, केंद्र है, केंद्र में रहते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, और यहाँ पे कक्षा में चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, ये किसी मतलब रफ डायग्राम है किसी भी परमाणु का। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये कह रहा है कि ऐसे पदार्थों में प्रोटॉनों की तुलना में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है जब ये पदार्थ चालक कंडीशन में होते हैं। तो यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे अधिक होगी। ठीक, सभी धातुएं, मेटल्स, लवण आदि आदि के जलीय विलयन चालक है। ठीक है, लवण जैसे हम लेते हैं NaCl, इसका जलीय विलयन चालक है। ठीक, ये चालक है, और सभी धातुएं चालक होती है। ठीक, सभी धातुएं जो होती है चालक होती है। चांदी सर्वोत्तम चालक है, चांदी जो है विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, विद्युत का। ठीक, भू संपर्कण यानी अर्थिंग के बारे में बात करते हैं। जब किसी आवेशित वस्तु को पृथ्वी के संपर्क में लाया जाता है, पृथ्वी के संपर्क में लाएंगे कोई आवेशित वस्तु है, तो उसका अतिरिक्त आवेश, जो उसमें अतिरिक्त आवेश है, जोड़ने वाले चालक में से होते हुए क्षणिक विद्युत धारा उत्पन्न करके भूमि में चला जाता है। ठीक है, हम जो अर्थिंग का हम यूज करते हैं, अर्थिंग यूज क्यों करते हैं, ताकि उसमें जो आवेश है भूमि में डालने के लिए। ठीक है, इस प्रक्रिया को भू संपर्कण कहते हैं, यानी अर्थिंग कहते हैं। आपने घरों में इसका उपयोग देखा होगा। ठीक, तो अर्थिंग ये होती है। ठीक, अर्थिंग में जो अतिरिक्त आवेश रहता है उसको जमीन पे छोड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं, अर्थिंग का। अचालक या रोधक, नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर्स। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित नहीं होता है अचालक या रोधक कहलाते हैं, अचालक या रोधक कहलाते हैं। ठीक है, इन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग नगण्य होती है। ठीक है, चालक पदार्थों के उदाहरण और अचालक पदार्थों के उदाहरण हम देखते हैं। यहाँ पे धातु ये सारी चालक होती है। ठीक है, यहाँ पे लोहा, चांदी, तांबा, इस्पात आदि। अशुद्ध जल, पृथ्वी, वायु, ग्रेफाइट आदि। ठीक है, ये इतने
इतने जो पदार्थ है वो चालक है। अचालक के फॉर्म में हम देखते हैं रबड़, लकड़ी, शुद्ध जल, कांच, चीनी मिट्टी, कागज, मोम, रेशम, एबेनाइट, प्लास्टिक, रुई, चमड़ा आदि, ये सब अचालक है। ठीक है, इनसे विद्युत आवेश प्रवाहित नहीं होता है। अर्धचालक की बात करते हैं। देखिए, एक तो होता है चालक, एक होता है कुचालक। ठीक है, एक चालक अपने में से विद्युत आवेश को प्रवाहित होने देता है और एक दूसरा होता है कुचालक। ठीक है, ये दो, दूसरा होता है कि अपने उससे विद्युत आवेश को प्रभावित नहीं होने देता है। लेकिन एक इन दोनों के अलावा और होता है अर्धचालक, यानी सेमीकंडक्टर उसको बोलते हैं। ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता का स्तर अचालकों और चालकों के मध्य होता है। ठीक है, इनकी चालकता का स्तर चालक और अचालक या कुचालक के मध्य होता है, अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे सिलिकॉन, कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम और कार्बन। ठीक है, ये इसके उदाहरण है। अब है अमीटर और वोल्ट मीटर। यहाँ पे देखिए, जो अर्धचालक है उसके बारे में हम बहुत सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं अगले टॉपिक्स में। ठीक है, अगले टॉपिक्स जब हम पढ़ेंगे अर्धचालक के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। उसमें जो डायोड होते हैं, एलईडी वगैरह होते हैं, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम जो चिपसेट उसमें बनते हैं अर्धचालकों से, जो भी हम फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं वो सिलिकॉन से बने हुए जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, उससे बने जो चिप्स रहती है हम यूज़ कर रहे हैं फ़ोन में, कंप्यूटर में, बहुत सारी जगह पर हम यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में। इसलिए यहाँ पे सिर्फ परिभाषा हमने देख ली, क्योंकि हम रोधक और चालक के बीच में यहाँ पे अंतर देख रहे थे और इसके बारे में पढ़ रहे थे, तो इसलिए हमने इसको अर्धचालक के कई परिभाषा यहाँ पे बता दिए हैं। हालांकि यहाँ पे हम जब आगे पढ़ेंगे तो इसके बारे में बहुत विस्तार से हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, अमीटर और वोल्टमीटर में अंतर देखेंगे। अमीटर और वोल्टमीटर में अंतर यहाँ पे देखते हैं। तो अमीटर विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता की माप करता है। अमीटर, ये देखिए, यहाँ पे ये चित्र में देखिए, ये अमीटर है और ये वोल्टमीटर है। ठीक, और वोल्टमीटर क्या करता है, यह विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर की माप करता है। विभवांतर की माप करता है वोल्टमीटर। ठीक है, अमीटर की बात करें तो विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम का संयोजन करता है अमीटर। ठीक है, अमीटर यहाँ पे देखिए, ये अमीटर लगा हुआ है इस वाले परिपथ में, देखिए इस वाले परिपथ में यहाँ पे अमीटर लगा हुआ है, तो यहाँ पे श्रेणी क्रम में लगा है। ठीक, श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। और जो वोल्ट मीटर रहता है, वोल्ट मीटर लगता है समांतर क्रम में। ये समांतर क्रम है, ये क्रम कौन सा है, समांतर क्रम होता है। ठीक है, ये समांतर क्रम संयोजन करता है कौन, वोल्ट मीटर, किसी परिपथ में। इसकी माप एम्पियर में प्रदर्शित की जाती है, किसकी, अमीटर की। और वोल्टमीटर की माप वोल्ट में प्रदर्शित की जाती है, वोल्ट में। ठीक है, और एक और होता है धारामापी, इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। धारामापी या गैल्वेनोमीटर एक प्रकार का अमीटर ही है। ठीक है, अमीटर ही है, तो इसमें क्या मापेंगे, इसमें धारा की प्रबलता मापेंगे। ठीक है, इसको एम्पियर से मापेंगे। ठीक है, एम्पियर में मापते हैं, एक प्रकार का अमीटर है। लेकिन यहाँ पे फर्क ये होता है कि ये बहुत ही सूक्ष्म धारा को मापता है। ठीक, यह किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता करने के लिए प्रयोग होता है, उपस्थिति का पता। ठीक है, विद्युत धारा की उपस्थिति है कि नहीं, यानी बहुत सूक्ष्म जो धारा रहती है उसका पता करने के लिए उपयोग होता है। इस पर प्राय एम्पियर, वोल्ट या ओम के निशान नहीं लगाए गए रहते हैं। इसमें ना ही वो एम्पियर रहता है, ना वोल्ट रहता है, ना ही ओम, कोई भी निशान इसमें नहीं रहते हैं। धारामापी के समांतर समुचित मान वाला अल्पमान का प्रतिरोध लगाकर इसे अमीटर की तरह प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए, इस वाले चित्र में देखिए, यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, धारामापी के समांतर में, ये धारामापी के समांतर समुचित मान वाला, धारामापी यानी गैल्वेनोमीटर। ठीक, गैल्वेनोमीटर के समुचित मान वाला अल्पमान का प्रतिरोध लगाकर इसे अमीटर की तरह प्रयोग किया जाता है समांतर में। ये गैल्वेनोमीटर है, इसको समांतर में लगा दिया गया एक प्रतिरोध। ठीक है, तो ये किसका काम करेगा, अमीटर का ये काम करेगा। टॉपिक है विद्युत धारिता यानी कैपेसिटेंस। ये क्या होता है, किसी चालक की विद्युत धारिता यानी कैपेसिटी या कैपेसिटेंस उस चालक की विद्युत आवेश का संग्रहण करने की क्षमता की माप होती है। क्या होती है, किसी चालक की विद्युत धारिता उस चालक की विद्युत आवेश का संग्रहण करने की क्षमता की माप होती है, विद्युत धारिता। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका विद्युत विभव
आवेश के अनुपात में बढ़ता जाता है। यदि किसी चालक को Q आवेश देने पर उसका विभव V में वृद्धि हो तो, ये कंडीशन दी गई है। यदि किसी चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव V में वृद्धि हो तो यहाँ पे देखते हैं Q आवेश Q अनुक्रमानुपाती होगा V के, यानी Q अनुक्रमानुपाती होगा V के। कब? जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका विद्युत विभव आवेश के अनुपात में बढ़ता जाता है। ठीक, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे Q समानुपाती होगा V के। Q है आवेश और विभव है V, तो Q समानुपाती होता है V के, तो Q बराबर हो जाएगा CV। ठीक है, Q बराबर हो जाएगा CV। यहाँ पे C यहाँ पे जो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आता है और नियतांक है यहाँ पे C। यहाँ पर C एक नियतांक है जिसका मान चालक के आकार, समीपवर्ती माध्यम तथा पास में अन्य चालकों की उपस्थिति पर निर्भर करता है। किस किस पे ये डिपेंड करेगा? इसके आकार पे, चालक के आकार, समीपवर्ती माध्यम तथा पास में अन्य चालकों की उपस्थिति पर निर्भर करता है। C का जो मान रहता है, इस नियतांक को विद्युत धारिता कहते हैं। इसी को हम बोलेंगे विद्युत धारिता। और विद्युत धारिता इस वाले फॉर्मूले से हम निकालेंगे तो C बराबर हो जाएगा Q अपॉन V। C बराबर हो जाएगा Q अपॉन V। इस प्रकार किसी चालक की विद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को कहते हैं। ठीक है, वृद्धि किसको कहेंगे? किसी चालक की विद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को कहेंगे। C बराबर, यहाँ पे C बराबर के लिए थे हमने Q अपॉन V, इसी को शब्दों में यहाँ पे लिखा गया। ठीक, इस वाले फॉर्मूले को। धारिता का मात्रक, ऐसा ही मात्रक जो होता है वो कूलाम प्रति वोल्ट होता है। यहाँ पे कूलाम प्रति वोल्ट होता है। इसे फैराड यानी फैराड F से दर्शाते हैं। ठीक, इस प्रकार यहाँ पे 1 फैराड बराबर हो जाएगा 1 कूलाम प्रति वोल्ट। ठीक है, 1 फैराड बराबर होगा 1 कूलाम प्रति वोल्ट। और अन्य चीज़ों की बात करें तो धारिता का EMU में मात्रक होता है स्टेट फैराड। ठीक है, एक फैराड बराबर 9 × 10⁻11 स्टेट फैराड। एक माइक्रो फैराड बराबर होता है 10⁻6 फैराड। एक नैनो फैराड बराबर होता है 10⁻9 फैराड। और एक पिको फैराड बराबर होता है 10⁻12 फैराड। C बराबर Q अपॉन V से हम आगे देखते हैं। तो यदि 1 वोल्ट, V बराबर 1 वोल्ट, C बराबर Q, V बराबर 1 वोल्ट। ठीक है, V बराबर 1 वोल्ट और यहाँ पे क्या दिया है? C बराबर है Q, C बराबर है Q। तो किसी चालक की विद्युत धारिता चालक को दी गई आवेश की वह मात्रा है जो चालक के विभव में 1 वोल्ट का परिवर्तन कर दे। ठीक है, क्या है? किसी चालक की विद्युत धारिता चालक को दी गई आवेश की वह मात्रा है। ये अन्य डेफिनेशन हम देख रहे हैं। ठीक है, इसके कई डेफिनेशन हो सकती है अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पे अगले डेफिनेशन हम देख रहे हैं, किसी चालक की विद्युत धारिता चालक को दी गई आवेश की वह मात्रा है जो चालक के विभव में 1 वोल्ट परिवर्तन कर दे। कब? जब V बराबर 1 वोल्ट हो और C बराबर Q हो, तब इस कंडीशन में यहाँ पे बताया गया है। विद्युत धारिता एक अदिश राशि है। विद्युत धारिता का मान सदैव धनात्मक होता है क्योंकि चालक पर आवेश तथा इसके कारण विभव में परिवर्तन के चिन्ह समान होते हैं। ठीक है, किसी चालक की धारिता निम्न तथ्यों पर निर्भर नहीं करती है। किस किस पर डिपेंड नहीं होती है? चालक के आवेश पर और चालक के पदार्थ पर। Q का मान बढ़ने पर V का मान भी उसी अनुपात में बढ़ता है, अतः धारिता नियत रहती है। Q का मान बढ़ने पर V का मान भी बढ़ेगा, अतः धारिता नियत रहेगी। और चालक के पदार्थ पर भी यहाँ पे डिपेंड नहीं करेगा। कैसे? यदि यहाँ पे देखिए, यदि सूत्र C बराबर Q अपन V है तो V बराबर 0 और C बराबर अनंत। ठीक है, V बराबर 0 है तो यहाँ पे जो यहाँ पे देखिए C बराबर Q अपन V हो जाएगा
तो यहाँ पे यदि v बराबर 0 है, c बराबर q/0 है, तो यहाँ पे धारिता जो होगी अनंत हो जाएगी। ठीक है, किसी के भी अपॉन में 0 आता है उसकी धारिता अनंत रहेगी। क्योंकि पृथ्वी का विभव 0 होता है तो पृथ्वी की जो धारिता है वो होगी अनंत। ठीक है, पृथ्वी की धारिता के बारे में यदि पूछे तो वहां पे होगा इसकी धारिता होगी अनंत। अतः पृथ्वी जो है अनंत आवेश संग्रहित कर सकती है। ठीक है, इस प्रकार जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो चालक के विभव का आंकिक मान बढ़ता है। चालक को आवेश देते हैं तो चालक के विभव का आंतरिक मान बढ़ता है। यदि चालक को आवेश लगातार देते जाएं तो चालक स्थितिज ऊर्जा का संचय नहीं कर पाता है, अर्थात विद्युत रोधन क्षमता समाप्त हो जाती है तथा आवेश लीक होने लगता है। इस स्थिति में विभव का मान अधिकतम होगा और इस प्रकार चालक द्वारा आवेश की एक निश्चित मात्रा संग्रह ही संभव है। ठीक है, एक निश्चित मात्रा ही वहां पे संग्रह हो पाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखिए यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, एक परोक्ष उदाहरण लेते हैं इसका। यदि जब हम किसी खाली बर्तन में जल डालते हैं, ये इस लाइन में जो दिए गए हैं ना उसी के बारे में हम एक नॉर्मल तरीके से पढ़ रहे हैं, एकदम सामान्य भाषा में। किसी खाली बर्तन में जल डालते हैं तो बर्तन में पानी निश्चित मात्रा तक ही बढ़ पाता है। ठीक है, बर्तन है उसमें हम जल डालते हैं तो एक निश्चित मात्रा तक ही बढ़ पाता है और पानी तद उपरांत बर्तन से बाहर आने लगता है। जब भर जाता है तो पानी बाहर आने लगता है। इसे बर्तन की धारिता कहते हैं। जितना वो भर पाता है उससे बर्तन की धारिता कहेंगे जितना और ठीक है, जितना वो भर पाएगा उतना ही भरेगा और बाकी जो क्या करेगा बाहर फेंकने लगेगा। ठीक है, उससे पानी बाहर आने लगेगा। तो जितना वहां पे ये भर पाएगा उसे बर्तन की धारिता कहेंगे। इसे मिलीलीटर, लीटर आदि से व्यक्त करते हैं। ठीक है, सामान्य तौर पे यदि बात करें तो वही है यहाँ पे बताया गया इस वाली लाइन में। ठीक, आप ये जो कंसेप्ट है आपको इतनी आसानी से समझ में नहीं आएंगे तो आप इन्हें दोबारा पढ़िए। ठीक है, ये जो यहाँ पे ये कथन दिए गए हैं इनको आप नोट्स में बनाइए और या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको फिर आप क्या कीजिए, इसको बार बार पढ़िए, तब आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा समझ में आने लगेगा, फिर ये इस वाले एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे समझाया हूँ। ठीक है, यदि नहीं समझ में आ रहा है तो, हालांकि इतना मैंने समझाया तो समझ में तो आ जाना चाहिए। ठीक है, फिर भी नहीं आए तो आप इसको बार बार पढ़िए और इस वाले एग्जाम्पल से कनेक्ट कीजिए तो आपको इसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो बहुत ही आसानी समझ में आएगी। फिर चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? चालक की धारिता उसकी सतह के क्षेत्रफल A पर निर्भर करती है। सतह का क्षेत्रफल कम अथवा अधिक होने पर धारिता भी क्रमशः कम और अधिक होती है। क्षेत्रफल पे ये डिपेंड करती है। और यदि चालक के वातावरण का माध्यम वायु अथवा निर्वात हो तो उसकी धारिता कम होगी। चालक के वातावरण का माध्यम वायु और निर्वात हो तो उसकी धारिता कम होगी। ठीक है, तो ये इसको प्रभावित करने वाले कारक है धारिता को। आई होप ये टॉपिक्स आपको पसंद आए होंगे और समझ में भी आए होंगे। और यहाँ पे जो भी कंसेप्ट यदि आपको समझ में ना आए, ठीक है, तो यदि आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है और आपको इन कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ी परेशानी आ रही है, हालांकि मैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, फिर भी यदि परेशानी आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि ये टॉपिक्स हमें या ये इसमें से ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आए या फिर यहाँ पे हमें दिक्कत है, तो मैं आपको फिर उसको अगले वीडियो में आपको बहुत ही और भी आसानी से उसको बताऊंगा। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिन्हें इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और यदि आपको वीडियो पसंद ना आए तो वीडियो को आप डिसलाइक कर सकते हैं। डिसलाइक का आपके पास अधिकार है और डिसलाइक क्यों किया है लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम अगले वीडियोस में जो कंटेंट है उसमें सुधार कर सकें और वीडियो को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।